हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन ब्रिटिश इंडिया। अभी तक इंडियन इकोनॉमी के अंदर हम लोगों ने 4 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने लैंड सेटलमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा, बी इट द जमींदारी सिस्टम और महलवारी और द रैयतवारी सिस्टम। हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा। अब आज की क्लास में अगर हम बात करें, दैट इज द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन ब्रिटिश इंडिया। यहाँ पे भी उन्हीं चीजों को रिलेट करके समझने की कोशिश करेंगे कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था क्या, और यहाँ पे क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इंडिया में कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो था वो अकर किया इन द ब्रिटिश इंडिया। आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देखी होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और साथ ही आपको हर वीडियो का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो मेजर हमारा वर्ड है दैट इज कमर्शियलाइजेशन। जब हम बोल रहे हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसका मतलब कि यहाँ पे हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर है दैट इज गवर्न्ड बाय कमर्शियल कंसिडरेशन। तो जब भी आपको कोई बोलेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो आप बोलेंगे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इट इज अ फिनोमिना, इट इज अ प्रोसेस वेयर agriculture is governed by commercial consideration rather than localized consumption। आप लिख लीजिए डेफिनेशन कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ऑफ एग्रीकल्चर इज अ प्रोसेस वेयर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इज governed by commercial considerations rather than localized consumption। यहाँ पे जब हम लोगों ने कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बात की, टॉपिक क्या था? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन ब्रिटिश इंडिया। तो इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए उससे पहले भी यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे एग्रीकल्चर जो था वो प्रैक्टिस हो रहा था। इंडिया के अंदर बिफोर ब्रिटिश टाइम जो एग्रीकल्चर था वो तो काम कर रहा था। ठीक है, हमारा यहाँ पे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी मेजर। तो यहाँ पे हमारा जो एग्रीकल्चर था, प्री ब्रिटिश इंडिया के बारे में बात कर रही हूँ, ब्रिटिशर से पहले एग्रीकल्चर कैसा था? लोग प्रोड्यूस करते थे, लेकिन वो कैसा प्रोड्यूस करते थे? फॉर सेल्फ कंजप्शन प्रोड्यूस करते थे। टैक्स वहां पे भी होता था, आई एम नॉट सेइंग कि टैक्स वहां पे नहीं था, लेकिन जो इनका प्रोडक्शन था वो कैसा था? फॉर सेल्फ कंजप्शन। जो चीजें इनको सेल्फ कंजप्शन के लिए चाहिए होती थी वो उसी चीज की प्रोडक्शन करते थे। लेट्स से अगर हम नॉर्थ इंडिया के बारे में बात करें, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर वो क्रॉप्स रिड्यूस हो रही थी जो वहां पे वो लोग कंज्यूम करते थे। लाइक वाइज फॉर सदर्न इंडिया, यहाँ पे वो क्रॉप्स की प्रोडक्शन हो रही थी जो यहाँ पे कंजप्शन होती थी, जैसे राइस हो गया इन साउथ इंडिया, इन चीजों की प्रोडक्शन होती थी। लेकिन यहाँ से प्री ब्रिटिश टाइम के बाद कौन आए इंडिया के अंदर? ब्रिटिशर्स आए। जब इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स आए तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्शन थी जो वो स्टार्ट की, लेकिन कैसी प्रोडक्शन स्टार्ट की ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर? इन लोगों ने इंडिया के अंदर बोला कि आप इस तरीके की प्रोडक्शन स्टार्ट करिए जो हमारी क्या करेगी, जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आया ब्रिटेन में, जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज है उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर पाए। तो इंडिया में एग्रीकल्चर एज पर द ब्रिटिश किस तरीके का होना चाहिए था? जो क्या कर पाए, जो रॉ मटेरियल, आप लिख लेना इसको बॉक्स में बनाकर, जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सके किसको? ब्रिटेन को, फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सके फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन में अगर मैं बात करूं, तो आप लोगों को पता है कि कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल है कॉटन।
तो इंडिया के अंदर जहां पे पहले राइस, व्हीट, कोर्स ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे थे, वहीं पे इंडिया के फार्मर्स को प्रेशराइज किया जाना स्टार्ट किया गया कि आप हमारे बिहाफ में क्या प्रोड्यूस करें, आप हमारे बिहाफ में प्रोड्यूस करें क्या, कॉटन को प्रोड्यूस करो, बिकॉज आप जो यहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस करोगे वो हमारी ब्रिटेन की इकोनॉमी के लिए वो क्या करेगा, ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज है उसके लिए वो क्या करेगा, उसके लिए वो एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एक्ट करेगा। तो यहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस किया जाने लगा फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बट कौन सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो ब्रिटेन के अंदर है। समझ आ रहा है लिंक? उसी तरीके से यहाँ पे जो फार्मर है उसको बोला गया कि आप इंडिगो प्रोड्यूस करो। इंडिगो क्या है? इंडिगो वॉज अ टाइप ऑफ डाई। ठीक है, लेटर ऑन डाइज जो है वो चेंज हो गई, लेकिन इंडिगो आप लोगों ने इंडियन हिस्ट्री के अंदर चंपारण सत्याग्रह पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो आप लोगों को पता होना चाहिए। चंपारण सत्याग्रह में हुआ क्या था, जो ब्रिटिशर्स, जो यहाँ पे जो प्लांटेशन सेक्टर था ब्रिटिशर्स का इंडिया के अंदर, वहां पे एक प्रोटेस्ट हुआ अगेंस्ट द तीन कथिया सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर था कि आउट ऑफ 3 आउट ऑफ 20 पार्ट्स के अंदर बोला जाता था फार्मर्स को कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है, आपको प्रोड्यूस करना होगा इंडिगो। चंपारण बिहार के अंदर एक जगह है, वहां पे बोला गया कि आपको ये इट इज कंपल्सरी कि आपको 3 पार्ट्स ऑफ द आउट ऑफ द 20th पार्ट्स ऑफ लैंड आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंडिगो प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपल्शन आना स्टार्ट हो गई ब्रिटिशर्स के द्वारा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वहां पे एग्रीकल्चरल सेक्टर पे किस तरीके की क्रॉप्स प्रोड्यूस होंगी, कॉटन, इंडिगो, जो क्या है, क्या ये क्रॉप्स आप लोकल कंजप्शन के लिए प्रोड्यूस करोगे? नहीं। ये क्यों प्रोड्यूस की जाएगी? बिकॉज ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन के अंदर आ रही है उसके लिए रॉ मटेरियल मिले। उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? जो कॉलोनीज थी, जो ब्रिटेन की कॉलोनीज थी, जैसे इंडिया वाज वन ऑफ द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, ये कॉलोनीज रॉ मटेरियल के फॉर्म में कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करेगी सो दैट ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है वो फीड हो सके। तो ये जो पूरा प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा है कि जहां पे हम राइस, व्हीट, मेज प्रोड्यूस करने वाली इकोनॉमीज थी, हमें वहां से शिफ्ट करके कोशिश की गई कि हम क्या प्रोड्यूस करें, हम कॉटन प्रोड्यूस करें, हम शुगर केन प्रोड्यूस करें, हम इंडिगो प्रोड्यूस करें। क्लियर? तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे जब हम कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों को यहाँ पे फोर्स किया गया कि जो आप लोकलाइज कंजप्शन के लिए जो प्रोडक्शन कर रहे थे आप वहां से शिफ्ट करिए, और अब आपकी प्रोडक्शन कैसी होनी चाहिए, जहां पे आप कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करोगे। क्या प्रोड्यूस करोगे? कैश क्रॉप्स। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अभी मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊंगी, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन आई रिक्वेस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही अगर आपको ये वीडियोस वैल्यूएबल लगती है देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक द प्रिवेलिंग वीडियो सो दैट यहाँ पे मेरे को और इंसेंटिव मिल सके टू ब्रिंग न्यू एंड न्यू वीडियोस। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ मैंने बताया कि किस तरीके से इंडियन एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्म होता गया। अभी हम वापस देखेंगे इसका इम्पैक्ट क्या हुआ रूरल इकोनॉमी में, क्योंकि जब भी आप एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में विलेजेस आते हैं, आपके दिमाग में रूरल इकोनॉमी आती है। हम इन सब पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया। इंडिया में मैंने आपको बताया कि प्रॉपरली प्री ब्रिटिश इंडिया के अंदर किस तरीके से एग्रीकल्चर होता था। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर था वहां पे लोकलाइज्ड कंजप्शन को देखा जाता था कि जहाँ पे लोग वीट को कंज्यूम करते थे उन एरियाज के अंदर वीट की प्रोडक्शन होती थी, जिन एरियाज के अंदर मेज की कंजप्शन होती थी तो वहां पे प्रोडक्शन भी किसका होगा? मेज का होगा। लाइकवाइज जिन एरियाज के अंदर राइस की कंजप्शन होती थी वहां पे कल्टीवेशन भी किसका होता था? राइस का होता था। कहाँ पे? इन द प्री ब्रिटिश टाइम्स।
लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई, कहाँ पे, ब्रिटेन के अंदर, तो ब्रिटेन में क्या चाहिए था, ब्रिटेन में रॉ मटेरियल चाहिए था टू फीड द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन। क्या चाहिए था ब्रिटिशर्स को, रॉ मटेरियल चाहिए था। वो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, वो रॉ मटेरियल आएगा फ्रॉम कॉलोनीज। कहाँ से आएगा, कॉलोनीज। तो यहां से ही स्टार्ट हुआ हमारा कमर्शियल एग्रीकल्चर। तो ट्रांजिशन टू कमर्शियल फार्मिंग, यहाँ पे क्या हुआ, टू फीड द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन। जो पॉइंट्स नहीं लिखे हैं यहाँ पीपीटी में, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख लेना, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर पीडीएफ शेयर कर दूंगी। लेकिन जो एडिशनल पॉइंट जो मैं आपके साथ क्लास में शेयर कर रही हूँ, आई रिक्वेस्ट कि आप उसको नोट कर लीजिए। तो ट्रांजिशन टू कमर्शियल फार्मिंग, इंक्रीज फोकस ऑन कैश क्रॉप प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट मार्केट। नंबर टू, एडॉप्शन ऑफ न्यू फार्मिंग टेक्निक्स। यहाँ पे क्या हुआ, कैश क्रॉप्स की प्रोडक्शन चाहिए थी। अब यहाँ पे जब प्रोडक्शन चाहिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए, तो इरिगेशन के ऊपर फोकस किया गया, न्यू एग्रीकल्चर टूल्स के ऊपर फोकस किया गया। क्योंकि प्रीवियसली मैनुअली काम हो रहा था, जितना भी काम यहाँ पे हो रहा था वो मैनुअली हो रहा था, हाथ से काम करना में टाइम लगता है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता। दैट्स वाई यहाँ से हम शिफ्ट होते हुए कहाँ चले गए, न्यू एग्रीकल्चर टूल्स की तरफ, न्यू इरिगेशन सिस्टम्स की तरफ। नंबर थ्री इज द इमरजेंस ऑफ प्लांटेशन। जैसे टी प्लांटेशन आपको पता है असम के अंदर है। फिर कॉफी के बारे में बात की गई, इंडिगो प्लांटेशन। इंडिगो प्लांटेशन में आप चंपारण की एग्जांपल दे सकते हो, चंपारण बिहार के अंदर। लार्ज स्केल जो लैंड थी उस पे बोला गया कि आप अब इंस्टेड ऑफ राइस, व्हीट, मेज और अदर क्रॉप जो आप लोकल कंजप्शन के लिए कंज्यूम कर रहे थे, उसको छोड़कर अब आप क्या करेंगे, अब आप टी की प्लांटेशन करेंगे, आप कॉफी की प्लांटेशन करेंगे, आप इंडिगो की प्लांटेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, ट्रांजिशन टू कमर्शियल फार्मिंग, जहां पे भी बैठे हैं बोल के पढ़े। नंबर वन, ट्रांजिशन टू कमर्शियल फार्मिंग। नंबर टू, adoption of new farming techniques. Number three is the emergence of plantation. Clear यहाँ तक सबको, यहाँ तक कोई डाउट। अब यहाँ पे जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना है, जो आपको याद रखना था, वो क्या था, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन, ये सब आ रहा है इंडिया के अंदर। ठीक है, मैं लास्ट में कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी होंगे वो भी बताऊंगी, तो क्लास में आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठना। फिर इमरजेंस ऑफ प्लांटेशन इकोनॉमी। जब भी प्लांटेशन इकोनॉमी के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, कैश क्रॉप्स। ठीक है, तो कैश क्रॉप्स, यहाँ पे आप लोग क्या बोलेंगे, हम लोगों ने बोला कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स लाइक टी, कॉफी, इंडिगो फॉर एक्सपोर्ट, ये हम लोगों ने पॉइंट देख लिया। कमर्शियलाइजेशन, ठीक है, तो नॉर्मली इंडिया के अंदर इन द प्री ब्रिटिश टाइम जो एग्रीकल्चर हो रहा था, वहां पे आप लोगों ने रिकार्डो की थियरी पढ़ी थी। वहां पे एग्रीकल्चर कैसा हो रहा था, सबसिस्टेंस फार्मिंग हो रही थी। सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब जितना हमें अपनी नीड्स के लिए चाहिए उतना उगाया जा रहा था, प्लस टैक्सेस की फॉर्म में जितना मोनार्क को देना था, जितना किंग को देना था, उतनी उतनी ही प्रोडक्शन हो रही थी। बहुत ज्यादा वाइड स्केल प्रोडक्शन नहीं हो रही थी। यहाँ पे प्रोडक्शन कितना था, जितना रिक्वायर्ड था फार्मर के लिए उतना, प्लस जो टैक्स के फॉर्म में देना था, मतलब मिनिमम हो रहा था। लेकिन जब हम कमर्शियल एग्रीकल्चर पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, वाइड स्केल प्रोडक्शन होता है। तो मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर की जगह आप कहाँ पे शिफ्ट होने लगे, हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे शिफ्ट होने लगे। मिनिमम प्रोडक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इट इज नोन एज सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल एग्रीकल्चर। क्लियर। नंबर थ्री इज द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। मैंने अभी आपको बताया, जब हम कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पे बात करते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें हाई प्रोडक्शन चाहिए, हमें ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए। और ज्यादा प्रोडक्शन के लिए हमें टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करना पड़ेगा, हमें न्यू मशीन्स को लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है। क्लियर। अब यहाँ पे जब हम कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स के बारे में बात कर रहे हैं, नंबर वन, शिफ्ट टू कैश क्रॉप, ये तो आपको पता है। नंबर टू, एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोर्ट क्रॉप। अब यहाँ पे इंडिया है जहां पे कैश क्रॉप्स की प्रोडक्शन हो रही है।
और कहीं ना कहीं जहां ब्रिटेन है, ठीक है, ब्रिटेन यूरोप के अंदर, यहां से जब यहाँ पे जाएगा कैश क्रॉप फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन जब जा रहा है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंडिया ब्रिटेन को क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट किसका कर रहा है, रॉ मटेरियल का कर रहा है। और जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ से आएंगे, वो ब्रिटेन से इंडिया में आएंगे। तो ब्रिटेन से इंडिया में जो आ रहा है वो इंडिया के लिए क्या हो गया, इंडिया के लिए दैट इज इम्पोर्ट। तो यहाँ पे एक्सपेंशन हो गया एक्सपोर्ट क्रॉप का। और हम लोगों ने क्या किया, हमने इंपोर्ट करना स्टार्ट किया मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का। अब सिलेबस के अंदर जब हम लोग इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस देखते हैं इन द जो हमारा यूपीएससी वाला सिलेबस है, ठीक है, मैं एक बार सिलेबस निकाल लेती हूँ बेटा सेकेंड। जब आप सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो आई होप आपके पास सिलेबस होगा इंडियन इकोनॉमी का। तो सिलेबस में हमारा एक और टॉपिक दिया हुआ है, जस्ट फॉर सेकेंड। हमारा हमारा इसमें नहीं दिया हुआ है, बट एक टॉपिक है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब मैं आप लोगों के साथ पोस्ट इंडिपेंड सॉरी पोस्ट जब मैं आपके साथ, हाँ, पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली इंडियन इकोनॉमी डिस्कस करूंगी तो वहां पे मैं आपको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। अभी के लिए एक लाइन में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब यहाँ पे जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, उनको सबको क्या किया, ब्रिटिशर्स ने आकर उन सबको रुइन कर दिया, खत्म कर दिया। अब यहाँ पे तो कुछ प्रोडक्ट बन नहीं रहा। पहले जो हमारा कपड़ा था, ठीक है, वो कहाँ पे बन रहा था, इंडिया पे बन रहा था। बट जैसे ही ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन आई और इंडिया के अंदर क्या हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो हमारे जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है वो खत्म होना स्टार्ट हो गए इंडिया में। और एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस थिंग, हम लोगों को फोर्सिबली इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ गई, कहाँ से, ब्रिटेन से। तो यहाँ पे जब कमर्शियलाइजेशन हुआ तो हम लोग क्रॉप्स के, हम लोग रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर्स बन गए। और इंपोर्टर किसके बन गए, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के। तो यहाँ पे आप लोग कहीं लिख लेना, इस प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या बन गए, इंपोर्टर्स बन गए ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। क्लियर। तो एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोर्ट क्रॉस मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि प्रोडक्शन हो क्यों रही है, कैश क्रॉप्स की प्रोडक्शन हो क्यों रही है, इन ऑर्डर टू फीड द ब्रिटिश इकोनॉमी। ठीक है, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को फीड करने के लिए ही हो रही है, तो इसीलिए एक्सपेंशन हो गया यहाँ एक्सपोर्ट क्रॉप्स का। और लास्टली डिक्लाइन ऑफ फूड क्रॉप्स। अब जितने भी हमारे एग्रीकल्चर लैंड थी, उस लैंड के ऊपर पहले हम लोग क्या कर रहे थे, फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने कहा कि इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स आप लोग क्या प्रोड्यूस करिए, आप लोग कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करिए। क्या प्रोड्यूस करिए, कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करिए। तो जब फूड क्रॉप्स प्रोडक्शन कम हो रही है तो उसी के लिए हम लोगों ने क्या लिखा, डिक्लाइन ऑफ फूड क्रॉप्स, रिड्यूस कल्टीवेशन ऑफ ट्रेडिशनल फूड क्रॉप्स इन फेवर ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। क्लियर यहां तक। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ रूरल इकोनॉमी में। सबसे पहले अगर आपको मैं पूछूं क्या इम्पैक्ट हुआ, आप एक पॉइंट बता सकते हैं, शिफ्ट टू कैश क्रॉप्स। ठीक है, जहां पे हम राइस, मेज, व्हीट इस तरीके की क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर रहे थे, नाउ हम लोग कैश क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो गए। पहला। दूसरा, अभी हम लोगों ने एक पॉइंट देखा जहां पे हम लोगों ने क्या बोला, डिक्लाइन ऑफ फूड क्रॉप्स। अगर फूड क्रॉप्स की डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, आप कम फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब खाने के लिए आपके पास कम खाना है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग क्या कर रहे थे, हम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कर रहे थे, उतना ही प्रोडक्शन कर रहे थे जितना हमारे लिए रिक्वायर्ड था। लेकिन नाउ हम सब्सिस्टेंस से भी कम प्रोडक्शन करना स्टार्ट हो गए। जब कम प्रोडक्शन करना स्टार्ट हो गए, इसका मतलब हमारे पास खाने के लिए कम पैसा रहेगा। तो डिक्लाइन इन फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो हमारे पास खाने के लिए कम पैसा हो गया, फूड क्राइसिस आ गया, हम लोग कहेंगे फेमिन आ गए, हम लोगों को इंपोर्ट करने में मजबूर होना पड़ा, किसके, फूड क्रॉप्स की। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग
फूड क्रॉप्स का भी इंपोर्ट करना स्टार्ट हो गया। इनफैक्ट ये जब आप लोग पढ़ रहे हैं आज की क्लास, जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए, स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए, तो वहां पे भी आपको ये टॉपिक काम आएगा। नंबर 3, इंक्रीज लैंडलेसनेस। अब यहाँ पे इस पॉइंट को समझाने के लिए हम वापस चलेंगे लैंड सेटलमेंट सिस्टम पे। जब मैंने आपके साथ लैंड सेटलमेंट सिस्टम डिस्कस किया था, तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था, वहां पे ब्रिटिशर्स का एम क्या था अंडर द लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, ब्रिटिशर्स वांटेड टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम रेवेन्यू। उनको सिर्फ रेवेन्यू से मतलब था, उनको फार्मर के अपलिफ्ट होने से कोई भी मतलब नहीं था, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड से कोई भी मतलब नहीं था। दे वांट टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम रेवेन्यू। तो चाहे जमींदारी सिस्टम हो, चाहे महलवारी हो, चाहे रैयतवारी था, तो जब पीजेंट जो था वो अगर रेवेन्यू देने में फेल हो जाता था, तो उससे लैंड क्या की जाती थी, उससे लैंड छीन ली जाती थी, उससे लैंड स्नैच कर दी जाती थी। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बहुत सारे जो फार्मर्स थे, अब वो लैंडलेस होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हम लोगों ने लिखा इंक्रीज लैंडलेसनेस, क्योंकि जब हम कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पे बात कर रहे हैं, जब हम लैंड सेटलमेंट सिस्टम पे बात कर रहे हैं, बेसिकली इन सब पॉलिसीज का मतलब क्या था, इस इन सब पॉलिसी के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव था, दैट इज टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट। ठीक है, तो उसी की वजह से क्या हुआ, इंक्रीज लैंडलेसनेस हुआ। Small landholders lost their lands to large commercial farming operations. क्लियर यहां तक सबको? फिर जब हम इंक्रीज इन लैंडलेसनेस की बात करेंगे, तो मैंने क्या बोला, फार्मर जो कल्टीवेट कर रहा था इस पीस ऑफ लैंड को, वो क्या होगा, उसको निकाल दिया जाएगा, वो लैंडलेस हो गया। जैसे ही ये फार्मर लैंडलेस हो गया, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, अब इसको अपनी फैमिली को पालना है। तो अब इसको अपनी फैमिली के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से छोड़कर कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, सो दैट वो किसी और के लैंड पे काम कर सके। अब उसके पास अपनी लैंड तो है ही नहीं। इनफैक्ट जब हम लोग लैंड रिफॉर्म्स पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस में, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से ये इन प्रॉब्लम्स की वजह से जब हमारा लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात की गई, तो लैंडलेसनेस इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, जो एक ऑब्जेक्टिव बना अंडर द लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में। तो यहाँ से जब फार्मर अपनी लैंड को छोड़कर काम की तलाश में बाहर जाने लगा, तो यहाँ पे क्या आया, सबसे पहली प्रॉब्लम डिस्प्लेसमेंट हो गए, कौन, स्मॉल फार्मर्स। लॉस ऑफ लैंड ओनरशिप लेड टू राइज इन लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर। नंबर 2, शिफ्ट टू कैश क्रॉप्स। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले देखा। नंबर 3 इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे शिफ्ट कौन होगा, स्मॉल फार्मर शिफ्ट हो रहा था, क्योंकि बाकी जो बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, उनके पास सफिशिएंट लैंड थी। तो जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे, उनके पास क्या हो गया, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड थी, दे वर एबल टू पे द रेवेन्यू टू द ब्रिटिशर्स। तो बिग लैंडलॉर्ड्स जो थे वो प्रॉस्पेरस होते गए, दे बिकम प्रॉस्पेरस। ठीक है, लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स थे वो क्या होते गए, वो लैंडलेस होते गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक गैप डेवलप होता गया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को दिखाई दी बिटवीन द स्मॉल फार्मर्स एंड द बिग लैंडलॉर्ड्स। तो हम लोगों ने थर्ड पॉइंट में यही बोला, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। Profits from cash crop disproportionately benefited large landowners and colonial authorities. क्लियर यहां तक? अब डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस मतलब जो ब्रिटिशर्स से पहले हम लोग यूज कर रहे थे, वहां पे हमने क्या देखा, सबसिस्टेंस फार्मिंग के ऊपर फोकस किया गया। किस पे फोकस था, ऑन द सबसिस्टेंस फार्मिंग। लेकिन वहां सॉरी, जब सबसिस्टेंस फार्मिंग के ऊपर फोकस था, फोकस कहाँ पे था, प्रोडक्शन किसकी हो रही थी, मेजरली फूड क्रॉप्स की प्रोडक्शन हो रही थी। लेकिन जैसे ही
अब यहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग के ऊपर फोकस किया गया, कमर्शियल एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया गया। तो इंस्टेड ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग हम लोग कहाँ पे शिफ्ट कर गए, हम लोग कैश क्रॉप्स पे शिफ्ट कर गए। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या लिखा, डिक्लाइन टू कैश क्रॉप्स। फार्मर्स फोकस्ड ऑन ग्रोइंग कैश क्रॉप्स फॉर एक्सपोर्ट्स, रिड्यूसिंग सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नंबर टू, मैकेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैंने आपको पहले ही बोला, जब हम लोग कमर्शियल एग्रीकल्चर पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए था। अब प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ा, उसके लिए लैंड तो फिक्स है तो प्रोडक्टिविटी पे फोकस करना पड़ा। दैट्स वाई मशीनरी, न्यू मशीनरी की इंट्रोडक्शन हुई, फैक्ट्रीज की इंट्रोडक्शन हुई, डिसरप्टेड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल मेथड्स। नंबर थ्री इज द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पीजेंट्स। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हुआ, अब लैंडलॉर्ड जो कॉलोनियल अथॉरिटीज थी साथ में, ये दोनों मिलके एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर गए पीजेंट्स को, कि आप लोग हमें क्या करो, आप ज्यादा प्रोड्यूस करो, आप ज्यादा रेवेन्यू हमें प्रोवाइड करो, जिसकी वजह से जो पीजेंट था उसके लिए बहुत सारी इकोनॉमिक हार्डशिप्स उसको फेस करनी पड़ी। अब रोल ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला परमानेंट सेटलमेंट, मैंने आपको बताया था जमींदारी सिस्टम। ठीक है, तो आप लोग देखिए, परमानेंट सेटलमेंट establish fixed land revenue rates for landlords. Number two, Rayatwari settlement directly collected revenue from small scale farmers. Number three is the Mehlwari settlement. विलेज बेस्ड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, ये मैंने आपको इन डिटेल पढ़ाए हैं तीनों सिस्टम, तो आप लोग जाकर वो वीडियोस देखिए। अब यहाँ पे इसके आगे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि यहाँ से ब्रिटेन यहाँ पे बैठा है, इंडिया है। अब इंडिया से ब्रिटेन में ये चीजें जानी है तो ये चीजें कैसे जाएंगी, ये चीजें जब ब्रिटेन के अंदर जाएंगी तो कैसे जाएंगी, वाया एक्सपोर्ट। इंडिया से इंडिया को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया को क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट प्रमोशन जो था वो बहुत ज्यादा बूस्ट हुआ। एक्सपेंशन ऑफ कैश क्रॉप, कैश क्रॉप में आप बहुत सारी कैश क्रॉप्स के बारे में बात कर सकते हैं, कॉटन, जूट, टी, कॉफी के बारे में आप बात कर सकते हैं। अदर देन कॉफी आप लोग यहाँ पे शुगर केन के बारे में बात कर सकते हैं। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, colonial policies focused on maximizing agricultural export over domestic food security। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। मैंने आपको पहले ही बोला, एक लैंड पे बोला गया कि पहले जहां पे फूड क्रॉप्स की प्रोडक्शन हो रही थी वहां पे इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स आप लोग क्या प्रोड्यूस करिए, कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करिए। कैश क्रॉप्स क्यों प्रोड्यूस करिए, सो दैट जो ब्रिटेन की इकोनॉमी है वहां पे रॉ मटेरियल का सोर्स जो है वो बन सके। अब फूड सिक्योरिटी को की जगह प्रायोरिटाइज किसको किया गया, प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप, सो दैट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जो है वो बूस्ट किया जा सके। नंबर थ्री इज द डिक्लाइनिंग ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग, shift from traditional food crops to commercial crops reduce local food production। क्लियर यहाँ तक? निग्लेक्ट फूड सिक्योरिटी, निग्लेक्ट फूड सिक्योरिटी पे हम लोगों ने क्या देखा, प्रायोरिटाइज कैश क्रॉप्स। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं ना ये पॉइंट्स। एक्सप्लॉइटेटिव टैक्सेशन, ये आप लोग जो हम लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट, रेयतवारी, महलवारी पढ़ा वहां पे मैंने आप लोगों को ये समझाया हुआ है। और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएडिकेट इरिगेशन प्रॉब्लम्स थी वहां पे, तो वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, प्रोडक्टिविटी इनहेंस करने पे भी फोकस किया गया। मैकेनाइज्ड फ्लोइंग, पहले जहां पे क्या था, मैनुअल वर्क हो रहा था, अब बोला गया एडॉप्शन ऑफ स्टीम पावर्ड ट्रैक्टर्स फ्लोज टू इंप्रूव एफिशिएंसी, क्रॉप रोटेशन, सो दैट जो 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 लैंड्स है उसकी जो उसकी फर्टिलिटी जो है वो इनहेंस हो सके, इनफैक्ट मेंटेन तो हो सके। और इरिगेशन सिस्टम, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल, डैम्स, इन चीजों पे फोकस किया गया। लेकिन कहाँ पे फोकस किया गया, जहां पे कैश क्रॉप्स की प्रोडक्शन हो रही थी इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। ठीक है, तो मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इम्प्रूव फार्मिंग टूल्स हम लोगों ने देख लिया।
इरिगेशन इनोवेशन हमने देख ली, मैकेनिज्म, मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग। क्लियर? ठीक है, उन इन पॉइंट्स को मुझे समझाने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अब सोशल एंड कल्चरल चेंजेस के बारे में बात करें तो रूरल इकोनॉमी में क्या हुआ, शिफ्ट टू कैश क्रॉप बहुत बार देखा है, पॉइंट क्लियर होना चाहिए। नंबर टू, एमरजेंस ऑफ न्यू कंज्यूमर गुड्स। अब अभी देखो, मैंने आपको बोला ब्रिटिश इकोनॉमी और इंडिया में, ब्रिटेन और इंडिया के बीच में ट्रेड होने लगा। इंडिया से ब्रिटेन क्या जा रहा था, कमेंट बॉक्स में बताइए। इंडिया से ब्रिटेन क्या जा रहा था, रॉ मटेरियल जाना स्टार्ट हो गया, कैश क्रॉप्स जा रही थी, जो रॉ मटेरियल था फॉर ब्रिटेन इंडस्ट्रीज, यही था। अब ब्रिटेन से इंडिया में क्या आ रहा था, ब्रिटेन से इंडिया में आ रहा था मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। क्या आ रहा था, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अभी तक इंडिया में लेट्स से टूथपेस्ट नहीं थी, अगर मैं उस टाइम के बारे में बात करूं, अगर टूथपेस्ट नहीं थी, यहाँ पे जो लोकल दातुन होती थी वहां वो लोग यूज कर रहे थे। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड यहाँ से ब्रिटेन से इंडिया में क्या आना स्टार्ट हो गया, ये टूथपेस्ट आना स्टार्ट हो गए, बहुत सारे और प्रोडक्ट्स भी इंडिया के अंदर स्टार्ट हो गए आना। यहाँ पे ब्रिटेन से इंडिया में आए मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, तो हम लोगों ने क्या बोला, ब्रिटिश इंपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स लेड टू न्यू कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट। ठीक है, मैंने आपको बोला ना अभी थोड़ी देर पहले कि इंडिया के अंदर क्या हमें दिखाई दिया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन दिखाई दिया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारा जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट थे वो खत्म होते हुए हमें दिखाई दे। क्यों खत्म होते हुए दिखाई दे, बिकॉज जो हमारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट थे उसको पेट्रोनेज कहाँ से मिल रहा था, उसके लिए कौन पे कर रहा था, किंग्स पे कर रहे थे, हमारे यहाँ पे जो मोनार्क थे वो पे कर रहे थे। बट बिकॉज ब्रिटिशर्स के आने से अब किंग के हाथ में पावर नहीं है, अब मोनार्क के हाथ में जो है पावर नहीं थी, तो अब इनको कौन प्रोवाइड करेगा मनी, इन ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन जो था उसको कौन पैसा देगा, उसको कौन पेट्रोनेज देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया हमें ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट, मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन अंडरमाइन लोकल आर्टिजन्स एंड ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। फिर एमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल क्लासेस। अब न्यू सोशल क्लासेस में क्या इंपॉर्टेंट है, न्यू सोशल क्लासेस के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे जो न्यू लैंडलॉर्ड क्लास डेवलप हुई, हम लोगों ने देखा है जमींदारी सिस्टम में खासकर हम लोगों ने देखा है, तो न्यू लैंडलॉर्ड क्लास डेवलप हुई। फिर हम लोग क्या देखेंगे, जो लोग डिस्प्लेस हो गए वो कहाँ पे जाएंगे, वो बाहर जाएंगे काम की तलाश में। तो अर्बनाइजेशन स्टार्ट होगी, एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग बाहर हुए, डिस्प्लेस हुए, वो कहाँ पे जा रहे हैं, टू टू गेट न्यू वर्क। तो अर्बनाइजेशन स्टार्ट होते हुए हमें दिखाई दी, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होती हुई दिखाई दी, एंड चेंजिंग कंजप्शन पैटर्न। ठीक है, क्योंकि न्यू गुड्स आ रहे हैं फ्रॉम ब्रिटिश इकोनॉमी। ठीक है, तो नंबर वन इज द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, नंबर टू इज द अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, नंबर थ्री इज द चेंजिंग कंजप्शन पैटर्न। क्लियर? ठीक है, तो और आप जब ये वीडियो क्लास देख लेंगे उसके बाद आप मुझे अपनी फीडबैक जरूर शेयर करिए, सो दैट चीजों को और इम्प्रोवाइज किया जा सके। अब यहाँ पे क्या हुआ, डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटल स्ट्रक्चर। ट्रेडिशनल सोसाइटल स्ट्रक्चर में क्या हुआ, नंबर वन, ब्रेकडाउन हुआ कास्ट सिस्टम का। ठीक है, द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू द ग्रेजुअल ब्रेकडाउन ऑफ द ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया। क्योंकि लोग जो थे, लोग बाहर जाना स्टार्ट हुए। इनफैक्ट आज की डेट में भी आप देखें, जो लोग विलेजेस के अंदर रह रहे हैं, दे आर मोर रिजिड एज कंपेयर टू जो लोग बाहर अर्बन सेक्टर्स के अंदर रह रहे हैं, अर्बन एरियाज के अंदर रह रहे हैं। तो यहाँ पे भी कास्ट सिस्टम का ब्रेकडाउन हुआ। नंबर टू, इमरजेंस हुआ न्यू सोशल क्लास का। ठीक है, न्यू सोशल क्लास कौन थी, जो वेल्दी लैंडलॉर्ड क्लास थी, लैंड ओनिंग क्लास थी। क्लियर? ठीक है, डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटल रोल। अब यहाँ पे क्या हुआ, वुमेन पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो गया इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। क्यों वुमेन पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो गया, बिकॉज अब यहाँ पे जो रेवेन्यू देना था किसको, यहाँ पे टैक्स प्रोवाइड करना था किसको, ब्रिटिश इकोनॉमी को। तो ब्रिटिशर्स को टैक्स प्रोवाइड करना था, और लोगों के पास ऑलरेडी खाने के लिए बहुत लिमिटेड पैसा है,
तो जो आदमी थे वो लोग जाना स्टार्ट हो गए बाहर, ठीक है, सो दैट उनको मोर वर्क अपॉर्चुनिटीज मिल सके। और जो वुमेन थी वो पीछे रहना स्टार्ट हो गई। अब वुमेन काम करना स्टार्ट हो गई कहाँ पे? खेतों के अंदर। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ी एग्रीकल्चर लेबर के अंदर। और जो लोग पहले काम ही नहीं कर रही थी, जो वुमेन, अब वो भी काम करना स्टार्ट हो गई इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब काफी लोग आप में से सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अ, जब वुमेन काम करना स्टार्ट हो गई तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ। तो याद रखना, जब वुमेन ने एग्रीकल्चर के अंदर काम किया तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर डबल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक तो उसके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई और एग्रीकल्चर को भी संभालना है, लेकिन इनकम उसके हाथ में नहीं आया। और जिसके हाथ में इनकम का होल्ड नहीं है वो एम्पावर होता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि काम कर रही है ना वो सिर्फ, उसके पास इनकम का कोई भी उसके हाथ में इनकम नहीं है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम इकोनॉमिक्स के अंदर क्या कहते हैं? फेमिनाइजेशन ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर, सॉरी, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, हम इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? इट इज नोन एज फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? लिगेसी ऑफ कमर्शियलाइजेशन, शिफ्ट टू कैश क्रॉप्स, एमरजेंस ऑफ प्लांटेशन, ये आज की डेट पे भी हमें दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जहां पे प्लांटेशन थी वहां से सामान लाना था कहाँ पे? पोर्ट में, सो दैट एक्सपोर्ट किया जा सके टू द ब्रिटिश इकोनॉमी। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे रोड्स चाहिए थी, यहाँ पे रेलवेज चाहिए थे। तो जहां जहां प्लांटेशन है उसके अराउंड क्या हुआ? रोड्स डेवलप हुई, उसके अराउंड रेलवेज डेवलप हुई, जो हमें आज भी दिखता है, सो दैट एग्रीकल्चर ट्रेड को जो है सपोर्ट किया जा सके। क्लियर? और लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, अगर आपको देखना होगा तो पॉज करके देख लीजिए। अब चैलेंजेस क्या थे ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? जब बोला गया कि कैश क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाए, नंबर वन, डिक्लाइन हो गया कहाँ पे? इन फूड सेल्फ सफिशिएंसी, डिक्लाइन देखा गया कहाँ पे? फूड सेल्फ सफिशिएंसी, फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आया। एंड इंक्रीज रिलायंस ऑन इंपोर्ट्स। नंबर टू, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, बहुत बड़े बड़े जंगलों को काटा गया, डिफोरेस्टेशन हुआ। सॉइल जो थी वो बहुत ज्यादा डिग्रेड हुई, सस्टेनेबली काम नहीं किया गया, लैंड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगा। नंबर थ्री इज द वाइडनिंग सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। क्लियर? ये पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं। ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया अभी तक, उसको पढ़ लेते हैं। डिफोरेस्टेशन एंड सॉइल डिग्रेडेशन ड्यू टू इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है, क्लियर यहां तक? अब यहां तक हम लोगों ने जितना भी देखा, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर, तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ ही अभी मैं आप लोगों को एक दो पॉइंट्स और पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या देखा? यहाँ पे जब हम कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने क्या देखा यहाँ पे? नंबर वन, ठीक है, इसको समरी के तौर पे भी देख लेना। और साथ ही जो एडिशनल पॉइंट्स है मैं अभी आप लोगों को वो भी बताऊंगी, सो दैट आप क्लास में जहां पे भी अपने नोट्स बना रहे हो आप वहां पे लिख सको। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? शिफ्ट टू कैश क्रॉप्स। नंबर टू, यहाँ पे अगर हम बात करें, आप लोगों को यहाँ पे क्या दिखा? न्यू लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश में कौन कौन सी तीन पॉलिसीज थी? कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। आप लोग मुझे प्लीज कमेंट कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, सो दैट मुझे पता चले कि आपको कितना समझ आ रहा है, कि क्या ये क्लासेस आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रह भी रही है या नहीं। न्यू लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। नंबर थ्री, जब हम लोग कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं तो प्राइमरीली ये कहाँ पे स्टार्ट हुई? ये इंडिगो में स्टार्ट हुई, ये ओपियम में स्टार्ट हुई इन द ईयर 1860, ठीक है, नियर अबाउट 1860 के अंदर ये स्टार्ट हुई। लेटर ऑन ये कहाँ कहाँ हुई? कॉटन के अंदर हमें दिखा, शुगर केन में हमें दिखा, टी ऑयल सीड्स के अंदर हम लोगों को ये प्रोसेस जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ऑयल सीड्स, आप यहाँ पे टी के बारे में बात कर सकते हैं, आप कॉफी के बारे में बात कर सकते हैं। नंबर फोर,
इनिशियली क्या होता था, प्री ब्रिटिश इकोनॉमी के अंदर क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम मतलब गुड्स का एक्सचेंज होता था। लेकिन जब ये पॉलिसीज आई तो यहाँ पे कैश में ट्रांजेक्शन होना स्टार्ट हो गई। इट रिप्लेस द बार्टर सिस्टम विद द कैश ट्रांजेक्शन। क्लियर? तो अब आप लोगों को मैंने ये मेजर मेजर पॉइंट्स तो बता दिया। अब आपको अगर कोई बोले कि किन वजह से कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आया, तो पहले आप बोलेंगे इट वॉज ड्यू टू द न्यू लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। नंबर टू, आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे आप बोलेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन। ठीक है। दूसरा मैंने आपको क्या बोला, न्यू लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, जिसमें आप लोग आगे हाइफन डाल के लिख देना, जमींदारी, रेतवारी, महलवारी सिस्टम। नंबर थ्री, यहाँ पे क्या होने लगा, बेटर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आए। बेटर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे यहाँ पे आप टेलीग्राफ के बारे में लिख सकते हो, आप ट्रांसपोर्टेशन के बारे में लिख सकते हो, रोड्स डेवलप हुई, रेलवेज डेवलप हुए, फिर स्वेज कैनाल की ओपनिंग हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक्सपोर्ट जो थे वो बहुत ज्यादा बूस्ट होना स्टार्ट हो गए। इंडिया से ब्रिटेन के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हुए। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टर्स है। अदर देन दिस आप लोग गूगल कर सकते हो। ठीक है, गूगल करना, सो दैट आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिले और आप उनको भी अपने आंसर राइटिंग पे लिख सको। ठीक है। अब इम्पैक्ट के बारे में बात करें। इम्पैक्ट मैंने आप लोगों को बताया, जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को लिखवाए इम्पैक्ट में, उसमें आप लोग क्या लिखेंगे, लैंडलेसनेस स्टार्ट हो गई, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हमें दिखाई दिया। फिर हम लोगों को क्या दिखाई दिया इम्पैक्ट में, फूड फूड जो थी, फूड प्रॉब्लम, फूड क्राइसिस की प्रॉब्लम हमें दिखाई दी। बिकॉज ऑफ फूड क्राइसिस हमें फेमिन की प्रॉब्लम दिखाई दी। ठीक है, तो आप ये मेजर पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, अदर देन दैट आप लोग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के बारे में बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बोल सकते हो इम्पैक्ट में। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को पॉइंट्स लिखवा दिए, और साथ ही मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज फीडबैक शेयर करिए, और साथ ही अगर आपको ये वीडियोस वैल्यूएबल लगती हैं, आपको लगता है कि मुझे ये कोर्सेज आगे लेकर आने चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। क्लियर? ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।